नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। वैश्विक गांव में बदल चुकी दुनिया की खबरों से हम अछूते नहीं रह सकते क्योंकि दूरियां सिमट गई हैं। तेजी से बदलते वैश्विक घटनाक्रम से हम खुद को अलग नहीं रख सकते क्योंकि उनका असर देश और समाज पर पड़ता है। लिहाजा अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे इस हफ्ते की दुनिया भर की वो सभी अहम खबरें जिनसे है आपका हमारा सरोकार। खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की, सामाजिक उथल पुथल की और झांकी होगी फिल्म, संगीत, कला की और संस्कृति जगत की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। धरती को बचाने के लिए पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर हुआ ऐतिहासिक समझौता। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने का रखा गया लक्ष्य। सीरिया में शांति बहाली के प्रयास को लगा धक्का। राष्ट्रपति बशर अल असद ने विद्रोही गुटों के साथ बातचीत से किया इंकार। विपक्ष और विद्रोही गुट सऊदी कॉन्फ्रेंस में असद सरकार से बातचीत के लिए हुए थे सहमत। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप के बिगड़े बोल। मुसलमानों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने की मांग। अमेरिका समेत दुनिया भर में निंदा। अफ्रीकी देश बुरुंडी में हिंसा, पुलिसकर्मी समेत 80 से अधिक लोगों की मौत। देश में राष्ट्रपति नकुरुनजीजा के खिलाफ फैला है असंतोष। मां बाप में नशाखोरी की आदत से प्रभावित होता नवजात शिशु। नशा करने वाली मां के बच्चे पैर हिलना, दूध पीने में दिक्कत, दूध का ना पचना जैसी समस्याओं से होते हैं दो चार। और आइए सबसे पहले रुख करते हैं यूरोप का, जहां लंबी जद्दोजहद के बाद जलवायु परिवर्तन पर एक समझौते को मंजूरी मिल गई है। विश्व में पर्यावरण की हिफाजत के लिए पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक समझौते को स्वीकारा गया। इस समझौते में क्लाइमेट जस्टिस की बात है और इसमें पर्यावरण की हिफाजत की ज्यादा जिम्मेदारी बड़े ताकतवर देशों पर डाली गई है। 2 हफ्ते की भारी मशक्कत, 195 से अधिक देशों के बीच बरसों चली लंबी खींचतान के बाद आखिरकार तपती धरती को बचाने के लिए पेरिस में सहमति बन ही गई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सम्मेलन के घोषणा पत्र का ऐलान हुआ। ये पहली बार है जब जलवायु परिवर्तन पर समझौते में कार्बन उत्सर्जन में कटौती पर सभी देशों में सहमति बनी। घोषणा पत्र के मुताबिक सभी देश कार्बन उत्सर्जन में जल्द से जल्द कमी लाएंगे। ग्रीन हाउस गैसों और उनके स्रोत के बीच 2020 तक संतुलन स्थापित किया जाएगा। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने की कोशिश का लक्ष्य रखा गया है। हर 5 साल में इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विकासशील देशों को हर साल $100 अरब की मदद दी जाएगी, जिसे और बढ़ाया भी जा सकता है। जलवायु परिवर्तन समझौते पर सभी देश अगले साल 22 अप्रैल को औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे। अब मैं समझौते को मंजूरी के लिए रखता हूं। मुझे कोई विरोध नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए समझौता मंजूर किया जाता है। पर्यावरणीय समूहों ने जहां एक और समझौते को इतिहास का एक निर्णायक मोड़ करार दिया है, तो दुनिया के कई बड़े नेताओं ने समझौते को मील का पत्थर बताया है। हमने मिलकर वो मजबूत और कामयाब समझौता कर लिया है जिसकी दुनिया को जरूरत है। हम अब अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि हम नई पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए एक साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़े हैं। जब ये सम्मेलन शुरू हुआ था तो ये संभावना जताई जा रही थी कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे का लक्ष्य रखने की बात विकसित देश पसंद नहीं करेंगे, जो कि औद्योगिकीकरण के कारण बड़े उत्सर्जक हैं। विकासशील देश उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को स्वीकार करने में विकसित देशों की अधिक जिम्मेदारी की मांग कर रहे थे। अब पेरिस समझौता 2020 से लागू होगा और ये अमीर और गरीब देशों के बीच दशकों से जारी गतिरोध को खत्म करता है कि ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए प्रयासों को आगे कैसे बढ़ाना है।
जिस पर अरबों डॉलर खर्च होने हैं और अभी से सामने आने वाले दुष्परिणामों से कैसे निपटना है। अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को पर्सन ऑफ द ईयर 2015 के खिताब से नवाजा है। मर्केल के यूरोप के कर्ज संकट, शरणार्थी और प्रवासी संकट के साथ साथ यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप के दौरान नेतृत्व की तारीफ की गई है। मर्केल लगभग 3 दशक में टाइम पत्रिका की पहली महिला पर्सन ऑफ द ईयर हैं। जहां मर्केल को पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला, तो वहीं सीरिया में 4 साल से जारी युद्ध पर निकट भविष्य में विराम लगता नहीं दिख रहा है। सीरिया में शांति बहाली को लेकर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में विपक्ष और विद्रोही गुटों की हुई बैठक में असद सरकार से बातचीत के लिए सहमति बनती दिख रही थी, लेकिन राष्ट्रपति बशर अल असद ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने रियाद बैठक में विद्रोहियों को शामिल करने का विरोध करते हुए कहा कि बातचीत विपक्ष से होगी, न कि आतंकियों से। पिछले 4 साल से युद्ध की आग में धधक रहे सीरिया का हल निकट भविष्य में निकलता नहीं दिख रहा है। राष्ट्रपति बशर अल असद ने विपक्ष और विद्रोही गुटों द्वारा रियाद में तैयार किए गए साझा शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। असद ने इन विद्रोहियों को आतंकी बताते हुए पश्चिमी देशों की कठपुतली करार दिया है। विद्रोहियों और विपक्ष की 2 दिन तक चली बैठक में असद सरकार से अगले महीने जनवरी में बातचीत पर सहमति बनी थी। सीरिया में एक कार्यवाहक सरकार बनाने के प्रस्ताव को रखा गया था, जिसमें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाहक सरकार में असद राष्ट्रपति बने रहेंगे, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। शांति बहाली के लिए रियाद बैठक का यह फैसला अहम माना जा रहा था, क्योंकि विद्रोही अब तक असद को सत्ता से बेदखल करने से पहले किसी समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये उनका लचीला रुख था। बैठक में छोटे बड़े कुल 100 विद्रोही गुटों ने शिरकत की, जिसमें कट्टरपंथी अल अहरार और आर्मी ऑफ इस्लाम भी शामिल थे, जबकि आईएस और कुर्दों को निमंत्रण नहीं दिया गया था। सीरिया का कहना है कि जिसके भी हाथ में बंदूक है वो आतंकवादी है और बातचीत सिर्फ विपक्ष से हो सकती है। इससे पहले सीरिया में जारी संघर्ष का हल तलाशने की कोशिश अक्टूबर के महीने में वियना में हुई थी, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये पहला मौका था जब इस तरह की बैठक में ईरान ने भी शिरकत की। इस दौरान होम्स में सरकार से समझौते के बाद विद्रोहियों ने एक इलाका खाली करना शुरू कर दिया है। विद्रोही इदलीब प्रांत के पूर्वी हिस्से में जाएंगे, जो अब भी उनके कब्जे में है। बहरहाल असद अल अहरार और दूसरे संगठनों पर निशाना साधकर असल में पश्चिमी देशों और सऊदी अरब को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो दुनिया को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पश्चिमी देश विपक्ष के नाम पर आतंकी संगठनों का मोहरा बने हुए हैं। जंग की मार से बेहाल अफगानिस्तान को उसके पैरों पर खड़ा कैसे किया जाए, इसका हल ढूंढने 27 देशों के दर्जन भर संगठन इस्लामाबाद में जुटे। इस सम्मेलन में इस्लामाबाद घोषणा पत्र को स्वीकृति दी गई, जिसमें सभी अफगान तालिबान समूहों से बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने का आह्वान किया गया है। 2 दिनों की माथापच्ची के बाद हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त नीति बनाने, तालिबान सहित सभी धड़ों से बातचीत को राजी करने, अफगानिस्तान की सुरक्षा और विकास में सहयोग करने, आतंकवाद की आर्थिक मदद करने वालों पर नकेल कसने का ऐलान कर दिया गया। अफगानिस्तान ने तालिबान से हथियार फेंकने के बाद बातचीत करने पर सहमति जताई है। अलकायदा, दाइश, चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, मध्य पूर्व सबके आतंकी बदकिस्मती से हमारे यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के फौजी ऑपरेशन की वजह से बड़ी तादाद में आतंकी हमारे यहाँ घुस आए हैं। पाक अफगान रिश्तों की खटास भी सम्मेलन में महसूस की गई, लिहाजा दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय मिलकर काम करने पर सहमति जताई। वहीं भारत ने अफगानिस्तान को एशिया का दिल बताते हुए कहा, अगर धमनियों में जमाव होगा तो दिल काम नहीं कर पाएगा। ये भी जिम्मेदारी है कि आतंकियों के लिए महफूज पनागाहों को खत्म किया जाए। अफगानिस्तान एक संप्रभु देश है, जिसकी संप्रभुता का सबको सम्मान करना है, और वहाँ की चुनी हुई सरकार ही वहाँ की असल फैसला लेने वाली अथॉरिटी है। 43 बिंदुओं वाले घोषणा पत्र के जारी होने के साथ ही 5वां हार्ट ऑफ एशिया मंत्री सम्मेलन समाप्त हो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया कई सवाल, जैसे कि अफगानिस्तान में शांति बहाली को लेकर पिछले 4 सम्मेलनों में लिए गए फैसलों को कितना अमली जामा पहनाया गया।
सम्मेलन के दौरान कंधार हवाई अड्डे पर बड़ा आतंकी हमला करके अपने मंसूबों को बताने वाला तालिबान क्या बंदूक फेंक बातचीत के लिए राजी होगा? उधर इस्लामाबाद में जब सहयोगी देश अफगानिस्तान की सुरक्षा और विकास पर बात कर रहे थे तो ठीक उसी समय तालिबान ने कंधार के हवाई अड्डे पर हमला कर करीब 50 लोगों को मार डाला। हमले में 10 सैनिकों, 2 पुलिसकर्मी और 38 नागरिकों की मौत हो गई। इसके बाद काबुल में स्पेन के दूतावास के पास आतंकी हमले में अफगानिस्तान के कम से कम 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें नागरिक भी शामिल हैं। जिस देश में जहां महिलाओं को ड्राइविंग की भी इजाजत नहीं है, उस देश में ऐतिहासिक चुनाव हुए हैं। सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला था और इस मौके पर इन महिलाओं ने इतिहास रच दिया। सऊदी अरब में हुए चुनाव में मक्का नगर परिषद सीट पर एक महिला ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। सलमा बिन्त हिजाब अल उतैबी इन चुनावों में जीत दर्ज करने वाली पहली महिला बन गई हैं। पहला मौका है जब सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने और चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। नगर परिषद के चुनाव में 900 से ज्यादा महिला प्रत्याशी और 6000 पुरुष उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपको हैरत होगी। कुआलालंपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीते कुछ दिनों से 3 डबल डेकर बोइंग 747 विमान खड़े हैं। अजीब बात यह है कि अब तक इन कार्गो जेट्स का कोई भी दावेदार सामने नहीं आया है। मलेशिया सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई इस पर मालिकाना हक नहीं जताता तो इन्हें नीलाम कर दिया जाएगा। सरकार ने विज्ञापन के जरिए ये चेतावनी जारी की है। पिछले कुछ दिनों से खतरनाक प्रदूषण से जूझ रहे बीजिंग ने 3 दिन में अपनी आबोहवा सुधार ली है। दरअसल पिछले गुरुवार को बीजिंग की फिजा को धुंध की चादर ने लपेट लिया। प्रदूषण का स्तर 400 पीएम को पार कर गया। प्रदूषण के बिगड़ते हालात ने सरकार को बौखला दिया। प्रशासन तुरंत हरकत में आया और रेड अलर्ट जारी कर दिया। 53 घंटे बाद हालात में सुधार तो आ गया, लेकिन ये सुधार फौरी राहत ही है। पेरिस में जब जलवायु परिवर्तन का हल निकालने की कोशिश हो रही है तो ठीक उसी समय चीन का बीजिंग धुंध की भट्टी में जल रहा था। धुंध की मोटी चादर ने पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर को अपनी चपेट में लिया हुआ था। वायु प्रदूषण इतना कि मानक स्तर 400 पीएम को पार कर गया। बीजिंग की फिजा इस कदर जहरीली हो गई कि सांस लेना दूभर हो गया। खतरा बढ़ता देख सरकार हरकत में आई और रेड अलर्ट जारी कर दिया। बच्चों के बाहर खेलने कूदने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सड़कों पर गाड़ियों के उमड़े सैलाब में 30% की कटौती कर दी गई। साथ ही शहर में बड़ी गाड़ियों के घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। औद्योगिक संयंत्रों को उत्पादन सीमित करने के फरमान सुना दिए गए। इन उपायों का असर तुरंत दिखाई देना शुरू हो गया। प्रदूषक उत्सर्जन का स्तर गिरकर 30% तक पहुंच गया। प्रदूषण से राहत के 53 घंटे के बाद में रेड अलर्ट की चेतावनी वापस ले ली गई। आंकड़ों के मुताबिक बीजिंग में रोजाना करीब 40 लाख निजी कारें सड़कों पर दौड़ती हैं। इससे पहले 2008 में एक दिन सम दूसरे दिन विषम नंबर गाड़ियों का फार्मूला प्रयोग किया गया था तो प्रदूषण में 40% तक की कमी देखी गई थी। हालांकि ये प्रयोग ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और हफ्ते में एक दिन के लिए सीमित हो गया। बहरहाल बीजिंग ने यातायात पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण कुछ हद तक कम करने में कामयाबी हासिल की है और अब जरूरत है कि कोयला और अन्य पदार्थों से होने वाले उत्सर्जनों को कम करने की, ताकि सिर्फ बीजिंग ही नहीं बल्कि दुनिया को प्रदूषण से निपटने की सीख मिल सके। एक तरफ धुंध ने बीजिंग के वातावरण को प्रभावित किया तो वहीं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने दुनिया के माहौल को गरमा दिया है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयान का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर उन्होंने मुसलमानों पर निशाना साधते हुए अमेरिका आने वाले मुसलमानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की तो अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया। अमेरिका कैलिफोर्निया गोलीबारी से स्तब्धता, देश के विभिन्न सर्वेक्षण अपने ही नागरिक द्वारा इस तरह के हमले की नफरत को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों के प्रति भड़काऊ बयान देकर सर्वेक्षण पर राय देने की कोशिश की। ट्रंप ने अमेरिका आने वाले मुसलमानों पर ही पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। ट्रंप को अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निंदा का सामना करना पड़ा। व्हाइट हाउस ने इसे अमेरिकी मूल्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के विपरीत बताया। ऐसी कोई भी बात जो तनाव पैदा करे या अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचाए, वो हमारी कोशिशों को चोट पहुंचा सकती है।
counterproductive. करोड़ों लोगों को अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करने वाले फेसबुक जनक मार्क जुकरबर्ग को भी ट्रंप का बयान पसंद नहीं आया। उन्होंने कड़े शब्दों में ट्रंप की निंदा की। बॉक्सर मोहम्मद अली ने ट्रंप का बिना नाम लिए ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को एकजुट होने का आह्वान किया। विवादित बयान के बाद ट्रंप ने अपना इस्राइल दौरा रद्द कर दिया है। साथ ही उनके ब्रिटेन के प्रस्तावित दौरे को लेकर विरोध शुरू हो गया है। उनके खिलाफ चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में अब तक कई लाख लोग दस्तखत कर चुके हैं। इस बीच ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कई कार्टून और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। एक वीडियो में ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी और प्रतीक चिन्ह सफेद बाज के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बाज ट्रंप पर झपट्टा मारता दिखता है। इस पर लोग लिख रहे हैं कि खुद अमेरिका का प्रतीक भी ट्रंप को नापसंद करता है। लोगों की बढ़ती नापसंदीदगी के बीच ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दावेदारी से हटने की धमकी दे डाली है। सीरियाई शरणार्थियों का एक जत्था गुरुवार को सरकारी विमान से टोरंटो पहुंचा। विमान में 163 शरणार्थी थे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एयरपोर्ट पर शरणार्थियों की अगवानी की। उन्होंने फरवरी तक 25,000 शरणार्थियों को कनाडा लाने और यहां बसाने का वादा किया है। वेनेजुएला के संसदीय चुनाव में 167 में से 112 सीटें जीतकर विपक्षी गुट ने पिछले 16 साल से चले आ रहे समाजवादी गठबंधन के नेशनल असेंबली में वर्चस्व को खत्म कर दिया है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल उत्पादन वाला देश वेनेजुएला इतिहास के अहम मोड़ पर है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। आसमान छूती महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की गिरती कीमतें यानी सरकारी कोष में धन की कमी। इस कमी से प्रभावित होती सामाजिक योजनाएं। आवाम का गुस्सा फूटा और 16 साल से सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 167 सीटों वाली संसद में विपक्ष को 112 सीटें मिली, जबकि सत्ताधारी पार्टी को सिर्फ 55 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। 74.25% मतदाताओं ने चुनाव में हिस्सा लिया। यानी राष्ट्रपति को संसद में विपक्ष से समझौता करने के लिए तैयार रहना होगा, जिस पर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। 2008 में गठित विपक्षी मोर्चे मेसा डे ला उनिडाड डेमोक्रेटिका की अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है। चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के नाम पर वोट मांगा, तो वहीं राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने विपक्ष की जीत पर गरीबों के हित में चलाई जा रही समाजवादी नीतियों को खत्म करने की धमकी दी। फिर भी जनता ने विपक्ष पर विश्वास जताया। मादुरो ने हार स्वीकार करते हुए विपक्ष से तालमेल के संकेत दिए हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि इसकी संभावनाएं कम ही हैं। हालांकि गठबंधन दलों के भी अपने अपने हित हैं, जिसका लाभ मादुरो उठाने की हर संभव कोशिश करेंगे। विशेषज्ञ महंगाई और जरूरी सामानों की किल्लतों का सामना कर रहे वेनेजुएला में आने वाले समय में हिंसक प्रदर्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरने से कई सामाजिक परियोजनाओं के खर्चों में कटौती कर दी गई है। इसके चलते आवाम में बेचैनी महसूस की जा रही है। ये बेचैनी किसी भी वक्त बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। अर्जेंटीना में किर्चनरवाद आंदोलन का 12 साल बाद सूरज डूब गया है। नए राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री ने देश की बागडोर संभाल ली। मैक्री ने देश को एकजुट रखने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का भरोसा दिया है। मैक्री पिछले महीने हुए चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार डेनियल सियोली को पटकनी दी थी। देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब पूर्ववर्ती राष्ट्रपति सत्ता हस्तांतरण समारोह में शिरकत नहीं की। अर्जेंटीना में 12 साल बाद किर्चनरवाद आंदोलन का सूरज डूब गया, तो वहीं अफ्रीकी देश बुरुंडी में मौजूदा राष्ट्रपति को लेकर अशांति का माहौल है। बुरुंडी में शुक्रवार को हुई हिंसा में 87 लोगों की मौत हुई है। सेना के मुताबिक राजधानी बुजुम्बुरा में 34 शव मिले हैं। सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के अगले दिन ये शव मिले हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बदले की मंशा से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बुरुंडी में इस साल मई में तख्तापलट की कोशिश और राष्ट्रपति नकुरुंजीजा के पद पर बने रहने के बाद से ही अशांति का माहौल है। देश में बिगड़ते हालात के मद्देनजर लोग बड़ी तादाद में यहां से पलायन कर रहे हैं। दुनिया में कई ऐसे त्योहार हैं जहां रोशनी का काफी महत्व है। इन उत्सव के दौरान घर से लेकर धार्मिक स्थलों को दिए, लाइट, मोमबत्ती और अन्य चीजों से रोशन किया जाता है।
इनके साथ लोगों की अपनी मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। दुनिया के कुछ ऐसे ही रोशनी के पर्व के बारे में जानते हैं। मोमबत्ती और लाइट की रोशनी के साथ खास तरह का धार्मिक गीत जो जश्न के माहौल को दोगुना कर देता है। ये उत्सव यहूदी धर्म का काफी मशहूर त्योहार हनुका है, जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन भी कहा जाता है। इसे 165 ईस्वी पूर्व ग्रीक शासकों पर यहूदियों के जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मान्यता है कि टेम्पल में रखी गई मोमबत्ती को एक दिन के लिए जलाने के लिए रखे गए जैतून के तेल से वो 8 दिनों तक जलती रही। इसी चमत्कार के मद्देनजर उत्सव के दौरान 8 दिनों तक मोमबत्ती जलाई जाती है। ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार क्रिसमस, रोशनी से नहा उठते हैं घर और गिरजाघर। ईसा मसीह के जन्म की खुशी में हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस। सजावट के तौर पर क्रिसमस का पेड़, रंग बिरंगी रोशनी, यीशु के जन्म की झांकी शामिल होती हैं। इस दिन सांता क्लॉस बच्चों को खिलौने, टॉफियां और दूसरे उपहार भेंट करते हैं। सेंट लूसिया डे हर वर्ष क्रिसमस से पहले 13 दिसंबर को स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, माल्टा, स्लोवाकिया और इटली समेत कई देशों में मनाया जाता है। इस दिन युवतियां सेंट लूसिया की पोशाक में कैंडल हाथ में लेकर ग्रुप में प्रार्थना करती हैं, जबकि कुछ अन्य देशों में सेंट लूसिया डे के मौके पर एक युवती लाइटों से बना एक मुकुट पहनती है और उसके साथ अन्य युवतियां हाथ में कैंडल पकड़े रहती हैं। अमेरिका में मनाया जाता है क्वांजा त्योहार। इस त्योहार को अफ्रीकन अमेरिकी हर साल 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक मनाते हैं। त्योहार का मकसद आश्रितों को एक अलग पहचान देना है। इस त्योहार का जश्न हर घर में एक कैंडल स्टैंड पर 7 मोमबत्तियां लगाकर और आपस में गिफ्ट देकर किया जाता है। ये त्योहार आश्रितों को 7 सिद्धांतों, एकता, आत्मसंकल्प, संगठन में काम करना, जिम्मेदारी, सहयोग, उद्देश्य, रचनात्मकता और विश्वास की याद दिलाता है। दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन हिंदू धर्म के लोग अपने घरों को दिए और मोमबत्ती से रोशन करते हैं। दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया समेत दुनिया के कई देशों में हर वर्ष अप्रैल माह में लगातार 3 दिनों तक रोशनी का त्योहार बुद्धिस्ट न्यू ईयर पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार पर भगवान बुद्ध की मूर्ति को 30 फीट की ऊंचाई पर रखा जाता है। इसे खास तरह के बटर लैंपों से सजाया जाता है, जिसके कारण इसे बटर स्कल्पचर फेस्टिवल भी कहते हैं। जिसका बटर स्कल्पचर सबसे ज्यादा आकर्षक होगा उसे उपहार दिया जाता है। और दुनिया के दिल में अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका कोई कसूर नहीं है, फिर भी वो विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकारों से जूझ रहे हैं। किसी का पैर हिलता है तो किसी को दूध पीने में दिक्कत होती है। वजह है उनके माँ बाप, खासतौर से माँ जो गर्भावस्था के दौरान या उससे पहले नशा करती है, जिसका असर इन बच्चों पर पड़ता है। नवजात बच्चा संसार में नया नवेला मेहमान, मोहक मुस्कान और सारी दुनिया के सुख दुख से अनजान। सृष्टि की सबसे अनमोल कृति शिशु। लेकिन अगर कृति ही विकृति का शिकार हो तो? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ पैर जन्म से कांपते हैं। थोड़ी सी हलचल ही उन्हें रुला देती है। मां का दूध पीने में भी दिक्कत होती है। दूध भी पचता नहीं। बीमारी से लड़ाई की ताकत इतनी कमजोर होती है कि अक्सर बीमार रहते हैं और शारीरिक रूप से शिथिल रहते हैं। वजह होती है मां बाप की नशाखोरी जैसी आदत, जो न केवल उनका बल्कि उनके बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में धकेल देती है। जैसे बच्चे में मां बाप का अक्स साफ झलकता है, वैसे ही मां बाप की आदतों का असर बच्चों पर साफ दिखता है। माँ बाप की अच्छी आदतों का असर भले ही बच्चे के किशोर बनने पर दिखे, लेकिन अगर आदतें बुरी हों तो ये नवजात में जन्म से दिखने लगती हैं।
नशाखोरी जैसी बुरी आदतों की शिकार माताओं के बच्चों में जन्म से ही कई ऐसे विकार होते हैं जिनका इन मासूमों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। एक शोध में ये बात सामने आई है कि हेरोइन और कोकेन जैसे मादक पदार्थों का सेवन करने वाली माताओं से जन्मे बच्चे जन्म से ही ऐसे लक्षणों को लेकर पैदा होते हैं जिनका असर इन ड्रग्स का होता है। पश्चिमी देशों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब कई नवजात शिशु मां के ड्रग्स के सेवन से जन्म के कुछ ही दिनों में मृत्यु या अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो किशोर को सजा देने की बात हमारे कानून नहीं करते, लेकिन क्या दूध मुंहे बच्चे को हम ऐसे अपराध की सजा दे सकते हैं जिसका उससे कोई संबंध ही ना हो? कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन अगर माता कुमाता हो तो संस्कृति ही नहीं सृष्टि पर ही सवालिया निशान लगने लगेगा। और खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। अंत में आपको छोड़ जाते हैं हवाई में आयोजित होने वाले सर्फिंग प्रतियोगिता के रोचक दृश्यों के साथ, जहां समुद्र की लहरों को चीरते जाबाज देखे जा सकते हैं। आप उठाइए इन तस्वीरों का लुत्फ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।